हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षावीर पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग जो है डेली की तरह आज भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जो कि सीटेट 2022 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम लोग फिलहाल करने वाले थे कई सारे, जैसे कि हम लोगों ने कल बताया था कि कोहल वर्ग करने वाले हैं, चोमस्की करने वाले हैं, कई सारे जो है सिद्धांत के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में। लेकिन आज जो है फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जो कि आपके ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में और भी जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती हैं, चाहे केवीएस है, कोई भी भर्ती है, आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी वीडियोज आपको अच्छे तरीके से आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी आप लोग जरूर शेयर कर दें। तो यहां पर आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि ईवीएस का है। आप लोग करते जाइए और साथ में काउंट भी करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? सभी लोग इसका आंसर जो है टाइप करेंगे, और बिल्कुल भी हम फटाफट जो है इसका आंसर भी बताएंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम समय में कर पाएं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आपने भी काली मिट्टी बताई तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लावा के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कपास उगाने के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी होती है, तो भी आपका आंसर जो है काली मिट्टी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आगे बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्वेश्चन नंबर 62। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग आंसर जरूर टाइप करें। चलिए, तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा। समताप मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बता दें समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की लेयर। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन की लेयर जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर सप्ताह मंडल हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। आप सभी लोगों को हम बता दें कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। सबसे निचली होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, और फिर आता है वायुमंडल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर समताप मंडल में आपकी ओजोन की परत पाई जाती है। वायुयान को चलाए जाने की आदर्श दशाएं भी समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो ये याद रखना, आयन मंडल में जो आपकी रेडियो तरंगे होती है, इन लोगों को जो है यहाँ पर भेजा जाता है, तो आयन मंडल में ये चीजें होती हैं। तो इन चीजों को आपको क्लियर कर लेना, सारे ऑप्शन को आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर वनों में वृद्धि? बहुत बढ़िया। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण ही जो है भूमंडल का ताप जो है बढ़ता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर मैं बात करूं तो आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो आपकी 78% जो है नाइट्रोजन है, और 21% के समथिंग आपकी जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.03% के करीब आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ईवीएस हमने बहुत अच्छे से किया। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? आपको हम बता दें कि हम लोगों ने ईवीएस के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ईवीएस की भी प्लेलिस्ट बना दिया है, और हमने जो है आपके सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर देख लें। अगर आप उन सारी प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, जो कि 15 मिनट 20 मिनट की हर एक वीडियो है, आप अगर उनको देख लेते हो ना, यकीन मानिए आप फोड़ के आने वाले हो ईवीएस को, सीडीपी को, इन सभी को आप लोग फोड़ दोगे एग्जाम में। तो लेकिन उनको आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहां पर हम बात करें, यहां पर जो चीजें बताई गई हैं, अगर आपके पास इतनी सारी क्वालिटीज आपके मकान में पाई जाती हैं, तो आपको
आपको हम बता दें इसका जो सीधा और राइट आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। जब हमने आश्रय नाम का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि यहां पर जो असम में जो मकान बनाए जाते हैं वो पूरी तरीके के बांस से बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। और 3 से 3.5 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, ताकि अगर बाढ़ वाढ़ का पानी आए तो वो नीचे से ही निकल जाए, घर में जो है न जा पाए, ठीक है। तो ये असम में पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है जब हमने जनजातियों नाम का मैंने एक चैप्टर कराया था, तो वहां पर भी हमने इन क्वेश्चन को करवाया था कि कुडुक कहां के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। कितने लोगों को ये लगता है कि मैंने इनको जो है अपने जनजातियों वाले क्लास में मैंने इनको करवाया था, ठीक है। जनजाति, संस्कृति, ये सब हमने चैप्टर कराया था ना, तो वहां पर हमने इसको बताया था। अगर आपने पढ़ा है, जो मेरी रेगुलर क्लास देखता है, उनको ये बात पता होगा कि कुडुक कहां के लोगों की भाषा है। जल्दी से आंसर आप लोग टाइप कर दें। बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, बिल्कुल ही करेक्ट बताया है, कुडुक जो है वो झारखंड की भाषा है। क्लियर है। तो अगर आपने मेरी जनजातियों वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको ईवीएस के जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर आप उनको देख लीजिए। वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। मतलब जितना मैंने कराया है ईवीएस, यकीन मानो उससे बाहर आपके सीटेट में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। मैं आपको एक बात थोड़ा यहां कंफर्म करूंगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। मैं आपको बता दूं यहां पर 3 लिखा है, बट अगर आप इसको सर्च करोगे तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और वो 4 कौन कौन से मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिखना हो तो कहीं लिख दो कि देखो, दुनिया में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो विश्व में टोटल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। टोटल अगर विश्व की बात करेंगे तो 36 है। और भारत में कितने, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और चारों के नाम है, सबसे पहला है आपका पश्चिमी घाट, दूसरा है आपका हिमालय, तीसरा है भारत बर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुंदर जो है आपका सुंदरलैंड क्षेत्र। याद रखिएगा इसको। तो 4 होते हैं आपके। तो यहां पर कौन सा दिया है, तो यहां पर हिमालय दिया है, तो यहां पर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से इन चारों के नाम बताऊंगा, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना। पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र, ठीक है। इनको आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई बात। सुंदरलैंड या सुंडालैंड जिसको आप बोलते हो, सुंडालैंड क्षेत्र, इसको आप करेक्ट करिएगा, ठीक है। सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड होता है। तो ये 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हिमालय ऑप्शन दिया है, तो यहां पर 4 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उनमें से एक आपका हिमालय भी है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके ईवीएस का दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो अगर आपने 26 सितंबर 1994 अगर आपने टिक किया है, यानी 68 का डी अगर आपने टिक किया तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईवीएस, आपके सीटेट एग्जाम के लिए। 69 पे आते हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है 69। एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो प्लीज एक बार कर दीजिए सभी लोग। अगर अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए। बताइए, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे। जिस दिन मैंने आपको फसल और इन खेती किसानी के बारे में हमने पढ़ाया था, उस दिन मैंने इसको बहुत अच्छे से करवाया था। विदेशी फसलों के बारे में हमने बताया था कि कौन कौन सी चीजें जो है विदेशों से लाई गई है। तो जिन्होंने रेगुलर क्लास की होगी वो इसका आंसर बिल्कुल सही मारने वाले हैं, मुझे बिल्कुल पता है। मिर्च जो है कहां से लाया गया था, कि कहां के व्यवसायियों लेकर आए थे। उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, बताइए। चलिए, तो बिल्कुल अगर आपने दक्षिण अमेरिका टिक किया तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर मिर्च की बात किया जाएगा तो ये दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। चलिए 70 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। भाई मैंने आश्रय नाम के चैप्टर पढ़ाया, और अभी हम लोगों ने जो 2 दिन पहले मैराथन क्लास की थी वहां पर भी हमने बहुत अच्छे से इसको किया था। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो जिन लोगों ने मेरी क्लास की है भैया, यकीन मानो धुआं धुआं करने वाले एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाख्ता पक्षी एक होती है जो कैक्टस यानी जो नागफनी होता है उनके कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो फाख्ता इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय रन, ये तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त।
बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपको हम बता दें, जो आमाशयी रस होता है उसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड आपका क्या है, अम्लीय है। तो याद रखिएगा 71 का सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने सही आंसर भी दिया है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर जो है यहां पर अधिक तेज चाल। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो फिर गलतियां करोगे आप। 72 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार जो है कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपने सी मारा है तो आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। चलिए, तो भूकंप की तीव्रता हम किससे नापते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने सिस्मोग्राफ को टिक किया तो बिल्कुल ही करेक्ट है, और बायरोग्राफ से हम लोग वायुदाब मापते हैं, तो इसमें तो फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो सिस्मोग्राफ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? कितना हलवा क्वेश्चन है भाई मेरे, इसका तो आंसर सभी लोग बता ले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है 74। बिल्कुल, तो सूर्य का अभी ये क्रम याद रखिएगा, MVEMJSUN, ये होता है इनका क्रम। ये होता है आपका मरकरी यानी जिसको आप बुध बोलते हो, वी से आपका वीनस जिसको आप शुक्र बोलते हो, ई से आपका अर्थ यानी पृथ्वी, एम से मार्स यानी मंगल, जे से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी शनि, और यू से यूरेनस, और एन से नेपच्यून। ये होता है इनका बिल्कुल ही सही से क्रम। पहले 9 ग्रह होते थे, प्लूटो को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। तो सबसे नजदीक कौन सा होता है? आपका होता है मार्स। तो अगर आप इनका क्रम याद रखोगे ना तो इससे फायदा क्या होता है कि मान लो आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताओ बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा है, तो आपको याद रहेगा वीनस यानी शुक्र है। ठीक है, तो MVEMJSUN इनका आपको क्रम याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 75, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? 75, चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दामोदर जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म है यहां तक? चलिए 76 पे आते हैं हम। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण क्या हैं? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक, या फिर ये सभी? सभी लोग डेली शाम को 7 बजे जुड़ जाया करें, सभी के सभी। जिनको टाइम नहीं पता है वो याद रखें, शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, और बिल्कुल सीटेड में धुआं धुआं कर देना है। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें, बाकी प्रैक्टिस करना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब के समय में कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाए। बट अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मैंने लिंक दे दी है, जाकर आप चेक करें और जरूर पढ़ें उनको। तो यहाँ पर 76 का आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी डी किया है बिल्कुल सही किया है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता, ये तीनों आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, या फिर निगमन का? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है पेडागोजी का, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। चलिए, तो बिल्कुल अगर आपने बी टिक किया तो बिल्कुल ही करेक्ट है, और मुझे लग रहा है लगभग सभी लोगों का आंसर ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोधन विधि में, संश्लेषण विधि में, या फिर आगमन विधि में? 78, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो जाहिर सी बात है विशिष्ट से सामान्य यानी कि आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि हम लोग जो है उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण से
नियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं और ये काफी बड़ा है तो इसको मुझे छोटा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी भाई मेरे। किसी तरीके से आप लोग भी क्वालिटी बढ़ाकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिट ही नहीं होता ये, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको जल्दी से। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। बताइए सार्थक बनाने के लिए आप क्या चीज जो है सम्मिलित करेंगे? बताइए। 79। तो बिल्कुल भैया जाहिर सी बात है आपने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया होगा। अगर 1 टिक किया तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि भाई सार्थक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रियाकलापों की एक आपको सीट बनानी होगी और उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व जो है साझा करना, यानी कि उनकी सारी चीजों के बारे में, खूबियों के बारे में, ये सारी चीज जो है पहले ही डिस्कस करना ताकि बच्चे उसके बारे में पहले से ही सतर्क रहें। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल स्मरण रखना जो है आपका उपयुक्त नहीं है। बाकी के प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, ये तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनका इनकरेक्ट है। तो याद रखिएगा 80 का आंसर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो इसके लिए भी मुझे छोटा करना ही पड़ेगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसके लिए क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपनी अपनी वीडियोज की ताकि ये क्वेश्चन दिख जाए। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन या फिर शिक्षकों का स्व आकलन। भाई कोई कोई क्वेश्चन होता है जो बड़ा होता है, स्क्रीन पर नहीं फिट होता है तो मजबूरी में उसको छोटा करना पड़ता है भाई। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो बिल्कुल अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का जो है स्व आकलन इसमें हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं हम लोग। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या है? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बताइए। तो बिल्कुल यहां पर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म है? चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी काफी बड़ा है तो इसको भी मुझे छोटा करना ही पड़ेगा भाई मेरे, मजबूरी है तो क्या किया जाए। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। बताइए। बहुत बढ़िया, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 मारा है तो बिल्कुल ही करेक्ट मारा है। यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में जो है मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये देखो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल उड़ा दो इनको सभी लोग जल्दी से। चलो आ गया तो भाई जल्दी से कर लो, हलवा क्वेश्चन एकदम से। क्यों? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जैट्रोफा, गन्ना या फिर आलू?
85। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैट्रोफा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 86 पे आइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 86 पे आइए, 1982, 1986, 1992 या फिर 1996? बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बिल्कुल 1986 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन्होंने भी 1986 बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं हम लोग। स्मॉग धुंध कैसे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या फिर धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से? बताइए, धुंध यानी स्मॉग किससे बनता है? बिल्कुल, तो धुएं तथा कोहरा अगर आपने मारा है तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। जो स्मॉग यानी धुंध होता है वो धुएं तथा कोहरे से बनता है। 88 पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 88, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें आपको मिलान करना है, मिलान करिए सभी लोग आराम से। बताइए, आराम से मिलाइए, जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम से मिलाइए। बिल्कुल, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको हम बता दें कि यहाँ पर मछली जो होती है उसको जाहिर सी बात है एक्वेरियम होता है, तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा। और अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि ये जो है इस कटे ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलिए, तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी आपका चौथा हो जाएगा। नहीं, केंचुआ जो है टेरेरियम होता है, और तितली जो है ये आपका वाइवेरियम होता है, और साक जो है आपका हर्बेरियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होते हैं? विलुप्त हो रहे जीव, असुरक्षित जीव जिसको हम सुभेद्य भी बोलते हैं, आपत्तिग्रस्त जीव, या फिर उपयुक्त सभी? एक बार लाइक कर दो वीडियो को भाई, अगर आप लोग भूल गए हो लाइक करना तो एक बार कर दो लाइक जल्दी से। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यहां पर 89 का डी हो जाएगा। असुरक्षित जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या विलुप्त हो रहे जीव, इन सभी को जो है रेड डाटा बुक में जो है शामिल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि? बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका? तो बिल्कुल हस्तपरक गतिविधि जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने 90 का डी बताया तो बिल्कुल करेक्ट बताया। अब एक बार सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आज के जो क्वेश्चन थे वो कैसे लगे, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। तो कल जो है हम लोग लेकर आने वाले हैं कोहेलबर्ग, चोमेस्की, सिगमंड फ्रायड, इन सभी के बारे में हम लोग कल क्लास लेकर आएंगे। तो कल की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो डेली जो है आपको शाम को 7 बजे जुड़ जाना है। सब्सक्राइब आप आज ही कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी क्लास की मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।